वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना अब ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल सेशन है। हमने लास्ट सेशन में थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल टॉपिक्स को टच किया था। अब हम अब उन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक होगी बात। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि एक सीए थे और एक कंपनी थी एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। वो अपने सीए को कुछ पेमेंट कर रही थी जो कि सेक्शन 194 जे में कटा था। 10% का रेट था। 1.5 लाख का अमाउंट था। 15,000 का टीडीएस था। डेट ऑफ क्रेडिट और डेट ऑफ डिडक्शन में अगर मंथ का अंतर होगा तो आपको पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ का अगर एक दिन भी हो गया तो 1.5% एक मंथ की पेनल्टी लग जाएगी पूरी पूरी। यहां पर हमने आपको बताया था कि 3% की पेनल्टी लगी थी। ठीक है, ये हो गया टीडीएस आपका। और हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर 3 माइनर हेड होते हैं, 200, 100 और 400। 100 होता है एडवांस टैक्स के लिए, 200 नॉर्मली टीडीएस टीसीएस पेबल के लिए, और 400 अगर रेगुलर असेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट ने कहा कि आपके ऊपर लेट फीस है और आपने आपने उसको जमा करवा दिया तो आप माइनर हेड में जमा कर। फिर आता है चालान डेट, बीएसआर कोड, चालान नंबर और चालान अमाउंट। ये ये पैसा आपको इनकम टैक्स पोर्टल में जब आप चालान 281 फिल करेंगे। हमने अपने सेशन में चौथे सेशन में शायद ये बात बता दी थी, फोर्थ या फिफ्थ सेशन था जहां पर हमने चालान 281 को फिल करना बता दिया था। जहां पर हमें माइनर हेड का भी ध्यान रखना होता है, जहां पर हमें किस सेक्शन में हम जमा करा रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक होगी बात। ठीक होगी बात। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सेम है, सीए आकाश मेहरोत्रा और यही इनका पैन है। और अभी भी टीडीएस कटा है सेक्शन 194 जे में। ठीक है। और अब इनको पेमेंट हुई है 1 लाख की। अब इनको पेमेंट हुई है 1 लाख की। लेकिन ऐसा समझिए कि इनको मंथ में एक बार पेमेंट होती है। मंथ में एक बार इनको पेमेंट होती है और अमाउंट वेरी करता रहता है। तो अब इस बार पेमेंट जो हुई है वो हुई है 15 नवंबर 2023। मतलब एक पेमेंट ऊपर थी 15 दिसंबर की और अब जो पेमेंट है वो 15 दिसंबर 2023 की है। 15 दिसंबर 2023 को ही इनके अकाउंट में पैसा डाला गया और 15 नवंबर को ही टीडीएस भी काट लिया गया। कितना काटा गया? 15,000 रुपए। 10,000। 10,000 रुपए। ठीक है। सर चार्ज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये पैसा क्योंकि चूंकि रेगुलर असेसमेंट में था तो हेड हमने 200, माइनर हेड 200 हमने चुन लिया। ठीक होगी बात। अब चूंकि ये 15 नवंबर को काटा था तो इस पैसे को जमा करवाना था 15 दिसंबर 2023। ठीक होगी बात। 15 दिसंबर 2000, सॉरी सॉरी 7 दिसंबर 2023 को हमने इसको 7 दिसंबर को जमा भी करवा दिया। ठीक होगी बात। लेकिन चलिए यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेकिन 7 दिसंबर की बजाय हमने इसको 10 दिसंबर 2023 को जमा करवाया। 10,000 रुपए हमें जमा करवाना था 7 दिसंबर 2023 को, हमने करवाया 10 दिसंबर 2023 को। डिले तो सिर्फ 3 दिन का हुआ है। लेकिन बताओ इंटरेस्ट कितना लगेगा? जरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें बता दो कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। विजय जी ने बोला 1.5% लगेगा। अच्छा अमाउंट बता दो सब लोग भाई। चलो परसेंटेज छोड़ो, अगर अमाउंट सही आ जाए तो भी हम मान लें कि शायद सही हो सकती है बात। मुकेश आप भी बताओ, विजय जी आप भी बताओ, चाहे क्यों ना गलत बताओ लेकिन जरूर बताओ। विजय जी का कहना है कि 150 लगेगा। मुकेश आप भी बता दो, आप भी अपना आंसर दे दो फिर हम सही बताएं। मुकेश का कहना है 200 लगेगा। बच्चा 200 कैसे आ गया? 200 कैसे आ गया? रेट तो 1.5% ही है। 150 तो चलो माना जा सकता है, लेकिन 200 रुपए कैसे निकाल दिया? हमें भी बता दो, क्या कैलकुलेशन कर ली? हमने इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा है। सब लोग गलती कर रहे हैं। दोनों ने गलती की। दोनों ने गलती की। यही है टीडीएस। 200 रुपए बता दो जरा कैसे निकल।
नहीं, लेट फीस तो अभी मैंने बोला ही नहीं। लेट फीस तो तब लगेगी जब 31 दिसंबर की बजाय 31 जनवरी की बजाय 1 फरवरी को रिटर्न फाइल करोगे। लेट फीस की बात तो तब आएगी। अभी मैं रिटर्न फाइलिंग पर नहीं जा रहा, अभी मैं तो टीडीएस को डिले डिपॉजिट पर जा रहा हूं। जो शब्द है ना, जो शब्द है ना, मुकेश आंसर सही करके बताओ भाई फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम मत लो, फटाफट, क्योंकि बाकी के लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। अगर बात समझ, लेट फीस नहीं है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ फटाफट। जब तक बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 15 रुपए, 15 रुपए विजय जी कैसे आया? मुकेश अमाउंट बताओ, जो पूछा जाए बस वो बताओ। सर कौन से वाले में, जनवरी वाले डिडक्शन में कि दिसंबर का? अरे बेटा क्लास में हो कि नहीं हो? क्लास के बाहर हो क्या? तो सर क्लास में ही हूँ, क्लास में ही हूँ। हाँ तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? अभी मैं, अब मैं सेकंड रो पर हूँ, मैं सेकंड रो पर हूँ, जिसमें 15 नवंबर को टीडीएस काट लिया था और 7 दिसंबर को जमा करवाना था और 10 दिसंबर को जमा करवाया है। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट कितना आएगा। क्लास में अगर नहीं हो तो बता दो। नहीं क्लास में हूँ सर, बट अमाउंट नहीं दिख रहा है, कौन सा वाले अमाउंट? अरे बेटा 1 लाख का ऑडिट फीस थी, 10%, 10,000 रुपए का टीडीएस था। एक सेकंड से बता देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। तो फिर क्यों पूछ रहे हो हमसे, जब स्क्रीन दिख रही है तो भाई बताओ जल्दी फटाफट, मैं आगे बढ़ू, क्योंकि आंसर तो गलत आ रहा है, अभी भी सही आंसर नहीं आया। 15 रुपए आया है एक तीन सौ आंसर। रुपये आ गया सर, 300 रुपये। चलो गनीमत है, सही निकाला। चलो, मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में एक बार ये बात बताई थी, शायद जिनका आंसर गलत आया है उसका कारण ये है कि उन्होंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं किया है ठीक से। मैंने वहां पर भी एक बात ये बताई थी कि अगर आपका 3 दिन का भी डिले होगा तो भी 1 महीना नवंबर का माना जाएगा और 1 महीना दिसंबर का। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि डिले तो 3 दिन का ही हुआ है, तो 3 दिन को 1 महीने में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 दिन 2 महीने में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये बात बड़ी ही अजीब है। अब यहाँ पर जिनका आंसर गलत आया उनको ये बात पचेगी नहीं, वो बोलेंगे ना ऐसा तो नहीं होता है, ये तो बात गलत है, जबकि ऐसा ही होता है। उसका कारण ये है कि 15 नवंबर को आपने टीडीएस काट लिया था, ठीक है, तो यानी कि आधा महीना नवंबर का मिला और 10 दिन दिसंबर का मिला। तो आधा महीना नवंबर का मतलब 1 महीना और 10 दिन दिसंबर का मतलब 1 महीना, 2 महीना। अब ये बात हमने आपको इंट्रोडक्शन के पहले लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था कि इंटरेस्ट 2 महीने का कैलकुलेट होगा और 300 रुपए का ब्याज आएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो 10,000 रुपए टीडीएस का अमाउंट है और यहाँ पर चालान इंटरेस्ट हमें 300 रुपए डालना पड़ेगा, यानी कि जब हम एक्चुअली चालान 281 जमा करवाएंगे तो 10,300 रुपए का जमा करवाएंगे और इसका चालान नंबर और बीएसआर कोड डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर 10 दिसंबर 2023 है तो यहाँ पर 300 रुपए हमें चालान का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई चालान की लेट फीस, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। अगर मान लीजिए गलती से आपने चालान डाल दिया 10,000 का और यहाँ पर डेट, क्योंकि चालान जमा हुआ है 3 दिन के बाद, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक नोटिस जनरेट करेगा 300 रुपए की। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने अपना रिटर्न 24Q फाइल किया और उसमें इंटरेस्ट अमाउंट 0 लिख दिया, मतलब आपने कुछ जमा ही नहीं करवाया इंटरेस्ट का, आपने खाली 10,000 जमा करवाया और बोले अब हो गया। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे अपना, तो रिटर्न फाइल करने के बाद एक नोटिस आएगी और उसमें ये कहा जाएगा कि 300 रुपए का इंटरेस्ट और जमा करवाइए और चालान में इंटरेस्ट जमा कराने के बाद उसको टैग करिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब कभी गलत चालान फाइल हो जाता है तो बाद में उसको सही कराने में चीखें आ जाती हैं। इसलिए जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो तुरंत ही पहले सारा पैसा चालान से जमा करवा देते हैं। और अगर मान लीजिए कोई पैसा जमा करवाने से छूट गया तो उसमें क्या होगा, उसमें आएगी नोटिस। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए विजय जी को मान लीजिए कुछ बातें नहीं क्लियर थी, उन्होंने यहाँ 150 रुपए लिख दिया, 150 रुपए लिख क्या दिया, बल्कि इतने का ही चालान जमा करवाया, 10,150 का। उन्होंने कहा 1 महीने का ही इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो विजय जी को ये बात पता कैसे चलेगी?
जब वो ये रिटर्न फाइल कर देंगे और वहां से एक नोटिस आएगी, उसमें ये कहा जाएगा कि आपका 3 दिन का डिले हुआ था, जिसमें 350 रुपए का ब्याज लगता है, आपने सिर्फ 150 रुपए ही जमा करवाया है, कृपया करके 150 रुपए और जमा। जब वो कहेंगे जमा कराएं, तो आप 400 के हेड में 150 रुपए और जमा करो। मतलब अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया तो भी नोटिस आएगी, नॉन पेमेंट किया तो भी नोटिस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? विजय जी का कहना है भाई मुझे आ गई समझ में। ये बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिटर्न फाइल करते समय अगर रह गई तब समस्या आती है। ठीक है, तो आपको डेट्स पर खास पैनी नजर रखनी पड़ती है कि आप जो डेट लिख रहे हैं उस पर खास पैनी नजर रखिए कि डेट्स की वजह से कहीं इंटरेस्ट की लायबिलिटी तो नहीं आती है। और हमने मान लीजिए कि डेट तो यहाँ पर लायबिलिटी के साथ वाली डेट डाल दी और वहां पर लायबिलिटी जमा नहीं करवाई। अब जैसे ही ऐसा होगा फिर आपको या तो रिटर्न रिवाइज करना पड़ जाएगा या फिर उनकी डिमांड को मान करके एक और चालान जमा करवाना पड़ जाएगा। अब अगर अमाउंट छोटा होगा तो आप मान लेंगे और अमाउंट बड़ा होगा फिर आप रिटर्न रिवाइज करते फिरेंगे। ठीक होगी बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यही मेरी कंपनी है एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि विजय कुलकर्णी जी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। विजय कुलकर्णी जी को कॉन्ट्रैक्ट देती है और इनका पैन नंबर है ये। ठीक है, ये विजय जी का पैन नंबर। ठीक है, अब पता नहीं विजय जी का है कि नहीं है, लेकिन चलिए मान लिया है, एक हमने पैन ले लिया। और इनको कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती है सेक्शन 194 सी में। और सी में अगर इंडिविजुअल का टीडीएस काटा जाता है तो रेट होता है 1%। रेट होता है 1%। ठीक होगी बात? अब मान लीजिए इनको पेमेंट करी गई, विजय जी को पेमेंट करी गई कितना, मान लीजिए 5 लाख। 5 लाख रुपए एडीआर एनर्जी ने विजय जी को पेमेंट किया। और डेट क्या है, चलिए एक डेट ले लेते हैं, 7 नवंबर 2023 की। 7 नवंबर 2023 की इसी दिन इन्होंने टीडीएस काटा। ठीक है, या नवंबर की बजाय अगर हम लोग दिसंबर कर लें तो ज्यादा अच्छा है, 19 दिसंबर कर लीजिए। उसका एक कारण है क्योंकि कंपनी बनी है 8 तारीख को। ठीक है, चलिए 19 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 5 लाख का 1% 5,000 रुपए होता है। किसी ने बताया, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। अब हम यहां पर रुक जाते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति और है जिनका नाम है मुकेश। जिनका नाम है मुकेश, इनको भी 194 सी में ही पेमेंट होती है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। और इनको पेमेंट हुई है 6 लाख। और उसकी डेट क्या है, उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है मान लो मान लो 17 25 दिसंबर में। चलो छुट्टी वाले दिन पेमेंट हो गई इनको। ठीक है, 25 दिसंबर। 6,000 की, 6,000 की। जो चालान 281 होता है ना, वो वो एक ही चालान जमा होता है और महीने का एक होता है। यानी कि ये दिसंबर महीने का ट्रांजैक्शन है और टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है 11,000 के टीडीएस का। 5,000 प्लस 6,000 11,000। यानी कि 7 जनवरी 2023 तक 2024 तक 11,000 रुपए जमा हो जाने चाहिए अंडर सेक्शन 194 सी। और ऊपर का 15,000 भी है क्योंकि ये भी एक दिसंबर का ही ट्रांजेक्शन है। यानी कि दिसंबर के 2 चालान जाएंगे। 7 जनवरी 2024 को दिसंबर के 2 चालान जाएंगे। एक तो सेक्शन 194 जे में जाएगा ऊपर वाले में, और 194 सी की दोनों ट्रांजेक्शन मिला करके 11,000 रुपए का एक और चालान जाएगा। 11,000 का एक और चालान जाएगा। ठीक होगी बात? यानी कि इन दोनों के अगेंस्ट में एक ही चालान टैग किया जाए। ठीक है, चलिए ये भी 200 के हेड में हुआ है और नीचे वाला भी 200 के हेड में हुआ है। किस दिन चालान जमा हुआ? अब मान लीजिए ये 7 जनवरी 2024 को ही जमा,
इसमें कोई डिले नहीं हुआ। ठीक है, चालान नंबर कुछ था, ये हमने चालान नंबर डाल दिया। यही चालान नंबर, यही चालान नंबर से ये बीएसआर कोड और चालान नंबर तब मिलता है जब आप चालान जमा करवाते हैं 281। कितने का है? 11,000। तो यही 11,000 का चालान दोनों में टैग कर दिया जाए। इसको कहते हैं कि इस 11,000 में से 5,000 रुपया विजय जी के हेड में यूटिलाइज हो जाएगा और बचा हुआ 6,000 रुपए मुकेश के हेड में यूटिलाइज हो जाएगा। यानी कि ये 11,000 का पूरा चालान कहां कहां पर खपाया जाएगा, अगर हिंदी में बोले तो, अगर इंग्लिश में बोले तो कहां कहां पर यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये 11,000 का चालान विजय कुलकर्णी जी के पैन कार्ड के अगेंस्ट में यूटिलाइज हो जाएगा और मुकेश के पैन कार्ड के अगेंस्ट में हो जाएगा। 5,000 विजय में होगा और 6,000 मुकेश में होगा। ठीक हो गई बात। और ऊपर वाले दो चालान तो अलग अलग ही थे क्योंकि मंथ अलग था। एक 15 नवंबर का था जो कि 10 दिसंबर को जमा हुआ, और एक 15 दिसंबर का था जो कि 7 जनवरी को जमा हुआ। तो ये तो इसमें ऊपर वाले दो में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल इंडिविजुअल चालान है, लेकिन नीचे वाले में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों का मिला करके एक चालान में पैसा जमा करवाया है। अब बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि फॉर्म 26Q में अक्टूबर का भी डेटा है, नवंबर का भी डेटा है, दिसंबर का भी डेटा है। साथ में एक एक पार्टी से कई ट्रांजेक्शन है कई सेक्शन में, और उसके बाद कई सारी पार्टीज से एक ही ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्शन में कई सारी पार्टीज हो, जैसे कि हमारे केस में सेक्शन 194C में दो पार्टियां थी। ठीक है, तो यहां पर दोनों पार्टी का मिला करके एक साथ एक चालान जमा करवा दिया गया। तो इसकी टैगिंग भी आपको समझनी पड़ेगी। जब हम अभी अपनी आरपीयू फाइल में आपको लेकर के चलेंगे तो आपको इसकी टैगिंग भी समझनी पड़ेगी कि किस चालान के अगेंस्ट में कौन सा वाला पैन यूटिलाइज होगा। और अगर ये नहीं हो पाया तो पता है क्या होगा, इसमें एक बैलेंस बचा रह जाए कि इसमें से इतना पैसा यूटिलाइज हो चुका है और इतना पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ है, जिसको आप अगले 2 साल तक यूटिलाइज कर सकते हैं चालान डेट से। ऐसा एक सर्कुलर आया था। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि आपका जो भी पैसा बचा हुआ है आप जब चाहें तब उसको यूटिलाइज कर लीजिए। लेकिन अब ऐसा कह दिया है कि अगर किसी भी चालान में कोई पैसा बच गया है जो भी किसी के भी पैन के अगेंस्ट में यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो अब वो मैक्सिमम चालान डेट से 2 साल तक ही यूटिलाइज हो सकता है। उसके बाद वो पैसा लैप्स हो जाएगा, वो पैसा खराब हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक हो गई बात? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई, मुझे बताइए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जी। अब इसमें दो बातों का कंक्लूजन है। वो बात तो ये है कि हर मंथ, अगर मंथ में एक ट्रांजेक्शन है तो मंथ का चालान अगले महीने होगा ही होगा। यानी कि क्वार्टर में 3 चालान तो मिनिमम होंगे, क्वार्टर में 3 चालान तो मिनिमम होगा। अक्टूबर का 7 नवंबर में, नवंबर का 7 दिसंबर में, और दिसंबर का 7 जनवरी में। 3 तो मिनिमम होगा, 3 तो मिनिमम होगा ही होगा अगर 3 ट्रांजेक्शन, महीने में एक ट्रांजेक्शन एक पार्टी के साथ है तो। लेकिन अगर मान लो कि सेक्शन 194C में भी टीडीएस कटता है, सेक्शन 194H में भी टीडीएस कटता है, सेक्शन 194I में भी कटता है, तो इन सबका अलग अलग चालान, इन सबका अलग अलग चालान होगा। बड़ी मजे की बात है। सेक्शन 194J का सारी पार्टियों को मिला दीजिए और जे का एक चालान महीने में एक जनरेट कर दीजिए। तो अगर मान लो आपकी 4 सेक्शन में टीडीएस कटता है और हर महीने कटता है, सेक्शन 194J में, एच में, सी में और आई में, यानी रेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, कमीशन का और प्रोफेशनल्स का। तो 4 अगर आपका चालान है तो महीने में 4 चालान होगा, और क्वार्टर में जब आप आएंगे तो 12 चालान, क्वार्टर में जब आप आएंगे तो 12 चालान। ये मेरी बात का कंक्लूजन है। आप उन्हीं पार्टियों को मिला सकते हैं जो कि एक ही सेक्शन के अंतर्गत आती है। जैसे 194C में अगर 5 पार्टियां आती हैं तो आप पांचों को मिला करके एक चालान जमा करा दीजिए महीने में। तो एक महीने का एक, फिर अगले महीने का एक, और अगले महीने। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? और इन्हीं का करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, इन्हीं का करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, यानी कि 194J का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो जे के इंटरेस्ट में जाएगा,
194 सी का कोई इंटरेस्ट है तो वो सी के इंटरेस्ट में जाएगा। 194 आई का अगर कोई इंटरेस्ट है उसको डिले डिपॉजिट की वजह से तो वो आई में जाएगा, और एच वाला एच में जाएगा। सबका अलग अलग, क्योंकि सबका अमाउंट भी अलग अलग है। बोलो बात समझ में आई? कंक्लूजन समझ में आया? बताओ। कंक्लूजन समझ में आया? कंक्लूजन तो समझ में आ गया। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन का आज हमने एक हिंट स्टार्ट किया है आपके साथ, कल इसको फिनिश करेंगे। आज तो हमने इसको स्टार्ट किया है, खाली सिर्फ छेड़ा है। क्योंकि अगर मान लीजिए गलत टैगिंग हो गई, अब एक गलती सबसे ज्यादा क्या होती है आपको यहीं पर बता देते हैं। एक गलती होती है सबसे ज्यादा इन 3 कॉलम में। ये 3 कॉलम कौन से, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ब्लू वाले 3 कॉलम, ब्लू वाले 3 कॉलम। ये चालान 11,000 का आपने जमा तो करवाया, 7 तारीख को जमा करवाया, ये बीएसआर कोड है और ये चालान नंबर है। आपने जमा तो सही करवाया, लेकिन मान लो आपके क्लाइंट से कहीं चालान मिस हो गया, आप चालान निकाल नहीं पा रहे हैं, और क्लाइंट ने आपसे ये कहा कि मैंने तो 6 तारीख को जमा करवाया, और आपने यहाँ पर क्या किया, 6 जनवरी 2024 डाल दिया। तो पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझेगा कि ये 11,000 जमा ही नहीं, क्योंकि आपने डेट 6 तारीख डाल दिया है, और 6 तारीख की डेट में कोई 11,000 का चालान है ही नहीं। इस बीएसआर कोड और इस चालान नंबर में 6 तारीख को कोई भी चालान जमा नहीं हुआ। भाई बात तो सही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस देगा और ये बोलेगा कि आप ये 11,000 रुपए जमा करवाइए, साथ में इंटरेस्ट और लेट फीस भी बोलेगा, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट तो ये मान चुका है कि कोई चालान जमा ही नहीं हुआ 6 तारीख को। जब चालान जमा ही नहीं हुआ तो फिर 11,000 भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? अब जब आप जाएंगे देखने के लिए तो आप तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ तो एक गलती हो गई है, खाली जो नोटिस आई है वो गलत आई है। आप अपने क्लाइंट से क्या कहेंगे, जो नोटिस आई है वो गलत आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चालान तो जमा हुआ था, बस डालते समय 7 जनवरी की बजाय 6 जनवरी डाल दिया। अब सिस्टम तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निर्मला ताई ने ये कह रखा है कि मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा एआई से गवर्न होता है। एआई का मतलब ये होता है ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। अब यही नुकसान है ह्यूमन इंटरवेंशन ना होने का। अगर ह्यूमन का इंटरवेंशन होता तो वो शायद इस गलती को समझ भी जाता और ये बोलता कि भाई गलती से 6 तारीख के बजाय 7 हो गई है, हम नोटिस देने से पहले एक बार बता दें कि तुमने चालान में गलती कर दी है, सुधार लो, वरना नोटिस आ जाएगी। अब सिस्टम जनरेटेड है क्योंकि, इसलिए सिस्टम ने कहा 6 तारीख को कोई 11,000 का चालान जमा नहीं हुआ, इसलिए हम ये मानते हैं कि कोई भी चालान नहीं जमा हुआ। आप 11,000 भी जमा कराइए और इंटरेस्ट भी जमा कराइए। यही गलती हो सकती है बीएसआर कोड में। यहाँ पर बीएसआर कोड है 54678991, और यहाँ मान लीजिए एक डिजिट उल्टी हो गई, 564 हो गई। क्या हुआ, अब आपने तो सही डाला था लेकिन एक डिजिट आगे पीछे हो गई, सिस्टम को चालान मिल नहीं रहा है। तो क्या होगा, ये 11,000 की डिमांड आएगी, साथ में इंटरेस्ट भी आएगा। तो डिमांड से बचने का तरीका ये होता है कि आप सही अमाउंट डालें, सही बीएसआर कोड डालें, सही चालान नंबर डालें, और सही टीडीएस का अमाउंट डालें। 11,000 का अमाउंट है, आपने 12,000 डाल दिया, मैच नहीं करेगा। वो बोलेगा इस बीएसआर कोड इस चालान नंबर में 12,000 का कोई भी पेमेंट नहीं है। आपने 10,000 डाल दिया तो भी नहीं मैच करेगा। जब आप 11,000 डालेंगे तभी वो मैच करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये बात इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तब भी लागू होती है, कि अगर हम सही अमाउंट, सही चालान नंबर, सही डेट, सही बीएसआर कोड नहीं डालेंगे तो इनकम टैक्स के इन आईटीआर में भी डिमांड आ जाती है, क्योंकि सिस्टम ढूंढता है अपने चालान को, वो उसे मिलता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक गलती सबसे ज्यादा और होती है, वो गलती ये होती है, हमारे कई क्लाइंट्स और हमारे अकाउंटेंट से होती है। वो गलती ये होती है कि इस चालान नंबर के पीछे एक जीरो लिखा होता है। इस चालान नंबर के पहले, ध्यान से देखिए, इस चालान नंबर के पहले यहाँ पर जीरो लिखा है, और ये चालान नंबर पे तो जीरो लिखा होता है, चालान का जो जमा होने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट आता है उस पर तो जीरो लिखा होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसके जीरो को वैल्यू नहीं देते हैं, हटा देते हैं। ये यहाँ पर तुरंत डिमांड रेज करेगा, क्योंकि ये कहेगा कि इस चालान का कोई भी चालान नंबर नहीं है, इसके पीछे जीरो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो जिसके पहले जीरो लगा है उसको एग्जैक्ट जीरो के साथ लिखेंगे। अब अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं आपको दिखा दूं कि ऐसी गलतियां कहाँ हो जाती हैं, और अभी रिसेंट में ही ये गलती ऐसा हुई।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कि क्या मेरे पास कोई मिल गया मुझे। देखिए ये एक चालान है, और यहां पर ये देखिए चालान नंबर के पीछे 0 लिखा है। ये डेट ऑफ डिपॉजिट आएगी चालान पर, ये बीएसआर कोड आएगा, ये बीएसआर कोड आएगा, और ये अमाउंट आएगा 1000। ये चार चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए। और चालान नंबर के पीछे लगा है 0, ये 0 भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें ये 0 आपने हटा दिया और लिखते समय खाली 5405 लिख दिया, तो एक बढ़िया सा प्रेम पत्र आएगा बाद में, और वो ये कहेगा कि ये पैसा मेरा मैच नहीं, कृपया मैच करा कर दीजिए। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बताइए।